नमस्कार। आज हम जिस कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं वो सदियों पुरानी है, पर उसकी गूंज आज भी एकदम ताज़ा है। बिल्कुल ताज़ा। हम बात कर रहे हैं मोहन राकेश के क्लासिक नाटक आषाढ़ का एक दिन की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसका एक बहुत ही गहरा विश्लेषण करते हैं। कहानी है तो महाकवि कालिदास की, पर ये कोई बायोपिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस एक पल के बारे में है जब किसी को अपने प्यार और अपने सबसे बड़े सपने के बीच चुनना पड़ता है। और आज हमारा मकसद यही समझना है कि जब कोई अपने सपनों के पीछे भागता है तो क्या वो सच में कुछ हासिल करता है या अपनी सबसे कीमती चीज पीछे छोड़ाता है। बिल्कुल। और ये चुनाव इतना सीधा भी नहीं है। मतलब ये सिर्फ दिल और दिमाग की लड़ाई नहीं है। ये नाटक असल में सफलता की कीमत पर एक बहुत ही ईमानदार और कुछ हद तक क्रूर टिप्पणी है। अच्छा। कहानी के दो सिरे हैं। एक तरफ है कालिदास, एक गांव का कवि जिसमें असाधारण प्रतिभा है, और दूसरी तरफ है मल्लिका, जो सिर्फ उसकी प्रेमिका नहीं बल्कि वो जमीन है जहां से उसकी कविता उगती है। प्रेरणा। और नाटक का असली संघर्ष इसी जमीन को छोड़कर आसमान छूने की चाहत का है। मतलब गांव की शांति, सादगी और प्रेम बनाम उज्जैनी के राज दरबार की चकाचौंध, राजनीति और महत्वाकांक्षा। तो चलिए पहले अंक से शुरू करते हैं जहां ये सब शुरू होता है। जी। नाटक हमें एक पहाड़ी गांव में ले जाता है। बारिश का मौसम है, आषाढ़ का महीना, माहौल बहुत बहुत खूबसूरत है। और इसी माहौल में हमें कालिदास और मल्लिका का रिश्ता दिखता है। ये कोई आज के जमाने का इजहार मोहब्बत वाला रिश्ता नहीं है। नहीं, ये एक खामोश समझ है। मल्लिका उसकी प्रेरणा है, उसका सुकून है। और ये बहुत जरूरी बात है। मल्लिका कालिदास के लिए सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एक पूरा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम। हाँ, वो प्रकृति का हिस्सा है, उस शांति का हिस्सा है जहाँ कालिदास की रचनात्मकता पनपती है। लेकिन कालिदास सिर्फ एक कवि नहीं है, वो महत्वाकांक्षी भी हैं। उन्हें पता है कि उनकी प्रतिभा इस छोटे से गांव से कहीं ज्यादा बड़ी है। वो दुनिया को जीतना चाहते हैं। और तभी कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। जी। उज्जैनी से राज दरबार का बुलावा आता है। राजा ने कालिदास की तारीफ सुनी है और उन्हें राजकवि बनाना चाहते हैं। ये किसी भी कलाकार के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। सबसे बड़ा। और यहीं कालिदास की अंदरूनी खींचतान शुरू होती है। एक तरफ वो दुनिया है जो उसे बनाती है, मल्लिका, गांव, प्रकृति। दूसरी तरफ वो दुनिया है जिसे वो बनाना चाहता है, प्रसिद्धि, सम्मान, इतिहास में अपना नाम। ये एक बहुत मुश्किल चुनाव है। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि इस चुनाव में मल्लिका का रोल सबसे ज्यादा दिलचस्प और शायद सबसे ज्यादा दुखद भी है। वो कालिदास को रोक सकती थी, अपने प्यार का वास्ता दे सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो उसे जाने के लिए कहती है। वो अपने प्यार को उसकी तरक्की के आड़े नहीं आने देना चाहती। ये उसका त्याग है। हाँ, वो कहती है कि उसका प्यार स्वार्थी नहीं हो सकता। वो कालिदास की सफलता में ही अपनी खुशी देखती है, भले ही उसकी कीमत उसे अकेलेपन से चुकानी पड़े। पर क्या हम इसे सिर्फ त्याग कह सकते हैं या ये एक तरह की गलती थी? अच्छा। हमारे एक स्रोत में इस पर एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। क्या मल्लिका ने कालिदास को एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जिसके लिए वो अंदर से बना ही नहीं था? क्या उसके इस त्याग ने अनजाने में दोनों की जिंदगी को एक ऐसी राह पर डाल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी? ये एक बहुत गहरा सवाल है और नाटक इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता। एक नजरिए से देखें तो मल्लिका का प्यार महान है क्योंकि वो बंधन नहीं बनता। सही। लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो शायद वो कालिदास की शख्सियत के एक हिस्से को समझ नहीं पाई। वो बाहर के कालिदास को तो सफल होते देखना चाहती थी, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि इस प्रक्रिया में अंदर का कालिदास कहीं खो जाएगा। और यहीं पर पहला अंक हमें एक ऐसी कगार पर छोड़ देता है जहां प्यार और विरह एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। बिल्कुल। और ये विरह सिर्फ कुछ दिनों का नहीं होता। कहानी एक लंबी छलांग लेती है। कई साल बीत जाते हैं। कई साल। अब हम दूसरे अंक में हैं और अब कालिदास वो नहीं रहे जिन्हें हमने गांव में छोड़ा था। वो अब महाकवि कालिदास हैं, उज्जैनी के राजकवि। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है मल्लिका की जिंदगी। वो आज भी उसी गांव में है, उसी घर में इंतजार कर रही है। और दोनों के बीच कोई खत नहीं, कोई संदेश नहीं है। कुछ भी नहीं। बाहर से वो शांत है, अपनी माँ की देखभाल कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो रोज टूट रही है। उसका प्यार अब इंतजार का दूसरा नाम बन गया है। मुझे हमेशा ये सोचकर हैरानी होती है कि उन सालों में मल्लिका ने क्या महसूस किया होगा।
एक भी खत नहीं। एक भी नहीं। वो अकेलापन, वो अनिश्चितता कैसी रही होगी। और फिर वो खबर आती है जो उसके इंतजार को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। हाँ, खबर आती है कि कालिदास ने कश्मीर की राजकुमारी से शादी कर ली है। उफ। और ये सिर्फ एक शादी नहीं है, ये एक प्रतीक है। ये इस बात का ऐलान है कि कालिदास अब गांव की दुनिया से बहुत दूर राज दरबार की दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। स्रोत में एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि वो राज दरबार के रंग में पूरी तरह रंग चुके हैं। उन्होंने उस दुनिया के तौर तरीके, उसकी राजनीति सब अपना लिया है। ये आज के इन्फ्लुएंसर कल्चर का सदियों पुराना प्रतिबिंब लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। कालिदास ने वो ब्लू टिक तो हासिल कर लिया, राजकवि का स्टेटस पा लिया, लेकिन उस प्रक्रिया में अपनी असल आवाज, अपनी मल्लिका को ही जैसे म्यूट कर दिया। क्या खूब कहा। नाटक हमें दिखाता है कि सबसे बड़ी प्रसिद्धि अक्सर सबसे बड़े अकेलेपन की कीमत पर आती है। सही बात है। वो अपनी जड़ों से कट चुके हैं। गांव प्रेरणा का प्रतीक था, सादगी का, सच्चे भावों का, और दरबार बनावट का, सियासत का और दिखावे का प्रतीक है। कालिदास की सफलता असल में उनकी अपनी आत्मा से उनकी दूरी बन जाती है। और जब मल्लिका को ये खबर मिलती है, वो टूट जाती है, लेकिन अपना दर्द किसी को दिखाती नहीं। ये उसकी ताकत भी है और शायद उसकी सबसे बड़ी त्रासदी भी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सफलता पाने के लिए अपनी जड़ों को काटना एक जरूरी शर्त है? क्या कोई भी इंसान दो दुनियाओं में एक साथ जी सकता है? एक जहां वो बनता है और दूसरी जहां वो पहुंचना चाहता है। मोहन राकेश का नाटक तो यही इशारा करता है कि ये लगभग नामुमकिन है। आप एक पहचान को पाने के लिए दूसरी को पीछे छोड़ ही देते हैं। और कालिदास ने प्रसिद्धि की पहचान चुनी। इस तरह दूसरा अंक एक तरह की खामोश हार पर खत्म होता है, मल्लिका की भी और शायद बिना जाने कालिदास की भी। फिर कहानी एक और लंबी छलांग लेती है। कई और साल बीत गए जी। और अब हम नाटक के तीसरे और आखिरी अंक में हैं। कालिदास राज दरबार की चकाचौंध से, उसकी राजनीति से ऊब चुके हैं। बिल्कुल। उन्हें एहसास हो रहा है कि सब कुछ हासिल करने के बाद भी अंदर एक गहरा खालीपन है। और वो वापस लौटते हैं उसी गांव में। लेकिन ये किसी हीरो की वापसी नहीं है। ये एक थके हुए, दुनिया से मोह भंग हो चुके इंसान की वापसी है। सही। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई बहुत बड़ा सीईओ अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी वापस जाए, ये सोचकर के सब कुछ वैसा ही मिलेगा, लेकिन उसे एहसास हो कि वो अब उस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। वो जगह आगे बढ़ चुकी है और वो खुद भी इतना बदल चुका है कि अब वहां फिट नहीं होता। वो मल्लिका से मिलने आते हैं और ये सीन, उफ, ये इस नाटक का दिल है। बिल्कुल। सब कुछ बदल चुका है। मल्लिका की मां नहीं रही, उसका घर टूट चुका है और उसकी आंखों में अब इंतजार नहीं, एक अजीब सा ठहराव है। दोनों के बीच जो आखिरी बातचीत होती है वो दिल को चीर देती है। कालिदास कबूल करते हैं कि उन्होंने नाम तो बहुत कमाया, लेकिन वो खुद को कहीं खो आए। और तब मल्लिका जो जवाब देती है वो इस नाटक का सार है। वो कोई शिकायत नहीं करती, कोई ताना नहीं मारती, कुछ नहीं। वो कहती है, तुम जहां पहुंचे थे वहां तुम्हें मेरे साथ की जरूरत नहीं थी, और जहां मैं रह गई वहां तुम्हारी कोई जगह नहीं थी। ओ, कितनी शांत लेकिन कितनी धारदार बात है ना? वो उन्हें दोष नहीं दे रही, बस एक सच्चाई बता रही है जो समय ने लिख दी है। ये सिर्फ एक रिश्ते का अंत नहीं है। नहीं, ये दो अलग अलग दुनियाओं का ऐलान है जो अब कभी एक नहीं हो सकती। बिल्कुल। ये कोई बॉलीवुड का रियूनियन सीन नहीं है। ये बोध का यानी एहसास का एक पल है। कालिदास को पहली बार अपनी सफलता की असली कीमत का एहसास होता है कि उन्होंने नाम और शोहरत तो पाली, पर मल्लिका जैसा सच्चा प्यार और अपनी प्रेरणा का स्रोत, हाँ, उसे हमेशा के लिए खो दिया। और मल्लिका ये समझ चुकी है कि जिंदगी आगे बढ़ चुकी है और अतीत को वापस नहीं लाया जा सकता। तो ये नाटक एक तरह से अधूरेपन के एहसास पर खत्म होता है। हाँ, कुछ भी पूरा नहीं होता। अधूरापन ही इसका स्थायी भाव है। कालिदास अधूरे हैं क्योंकि उन्होंने प्यार खो दिया। मल्लिका अधूरी है क्योंकि उसका प्यार लौट कर नहीं आया और अब उसकी जरूरत भी नहीं रही। ये दिखाता है कि समय सिर्फ दूरियां नहीं बढ़ाता, वो लोगों को इतना बदल देता है कि वो एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाते हैं, भले ही वो एक ही कमरे में क्यों न खड़े हों। चलिए, कालिदास के किरदार पर थोड़ी और बात करते हैं। उनका संघर्ष सिर्फ बाहर नहीं था, ये तो साफ है। उनके अंदर क्या चल रहा था? उनके अंदर दो कालिदास थे जो हमेशा लड़ते रहे। एक था अंदर का कालिदास, संवेदनशील, प्रकृति से जुड़ा हुआ, जो मल्लिका से प्रेरणा लेता था। और एक था बाहर का कालिदास,
महत्वाकांक्षी, जिसे दुनिया में पहचान बनानी थी, जो राजा का प्रिय बनना चाहता था। जैसे जैसे बाहरी कालिदास सफल होता गया, अंदर का कालिदास मरता गया। बिल्कुल। और क्या ये दोनों पहचानें एक साथ नहीं रह सकती थी? क्या ये मुमकिन नहीं था कि वो एक महान कवि भी बने और मल्लिका के साथ भी रहें? नाटक तो यही कहता है कि शायद नहीं, क्योंकि राज दरबार की सफलता की अपनी शर्तें थीं। अच्छा। वहां टिके रहने के लिए आपको थोड़ा बदलना पड़ता है, समझौते करने पड़ते हैं। आपकी कला फिर सिर्फ आपकी नहीं रहती, वो दरबार की हो जाती है। कालिदास की रचनात्मकता, जो गांव के जंगल में आजाद थी, वो उज्जैनी के दरबार में एक तरह से कैद हो गई। अंत में उनका लौटना उसी कैद से भागने की कोशिश थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत देर। नाटक में प्रतीकों का भी बहुत सुंदर इस्तेमाल है, जैसे ये शीर्षक ही आषाढ़ का एक दिन। हाँ, आषाढ़ का महीना भारतीय साहित्य में हमेशा से बारिश, उम्मीद और साथ ही विरह का प्रतीक रहा है। सही। नाटक की शुरुआत आषाढ़ की पहली बारिश से होती है, जो प्रेम और उम्मीद लेकर आती है, और नाटक का अंत भी आषाढ़ के ही एक दिन में होता है। लेकिन अब वो बारिश सिर्फ विरह और अधूरेपन को गहरा करती है। वाह! ये प्रतीक कहानी को और भी ज्यादा असरदार बना देते हैं। समय का चक्र पूरा हो जाता है, लेकिन किरदार वही नहीं रहते। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो आषाढ़ का एक दिन सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे कलाकार की कहानी है जो सब कुछ पाने की दौड़ में अपना वो हिस्सा खो देता है जो उसे कलाकार बनाता था। ये हमें हमारे अपने जीवन के चुनावों और उनकी अनदेखी कीमतों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। नाटक का अंत दुखद है, पर यह बहुत शांत और दार्शनिक भी है। ये हमें कोई आसान जवाब नहीं देता। ये बस दिखाता है कि प्रसिद्धि और सफलता आपको पहचान दे सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपको खुशी या सुकून भी दे। ये आज के इंसान के सबसे बड़े दुख को दिखाता है, बाहर से सब कुछ चमकदार और अंदर से गहरा खालीपन। सब कुछ होने के बाद भी अकेले रह जाना। ये बात तो बहुत गहरी है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक विचार है जो श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। बताइए। श्रोत में एक पंक्ति है कि दोनों ने एक दूसरे को खोकर खुद को पाया है। कालिदास ने अपनी गलती को समझा और अपनी सीमाओं को जाना। मल्लिका ने इंतजार के दर्द से गुजरकर अपनी अंदरूनी ताकत को पहचाना। अच्छा। तो सवाल ये उठता है, क्या कभी कभी जीवन में कुछ सबसे कीमती खो देना खुद को एक नए और शायद ज्यादा गहरे रूप में पाने का एक जरूरी हिस्सा होता है? क्या टूटना भी बनने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा